हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का पीडीजी केमिस्ट्री क्लासेस में। देखिए, अगले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था पदार्थ के भौतिक गुण के बारे में। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पदार्थ के बारे में पढ़ा था। मान लेते ये कोई पदार्थ, क्या मान ले ये कोई पदार्थ है और ये क्या होते हैं ना, छोटे छोटे कणों के बने होते हैं। ये सब क्या है, उसका छोटा छोटा कण है, छोटे छोटे कणों के बने होते हैं। ये कण क्या होते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। क्या होते हैं, ये कण आपस में एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। तो कैसे बंधे रहते हैं, इसमें एक बल लगा हुआ रहता है। ये एक बल के कारण क्या होते हैं, एक दूसरे से बंधा हुआ रहता है। ये भी वो मान लेते हैं कि ये कण है, ये भी कण है, ये भी इसको खींचेगा, ये भी इसको खींचेगा, जिसके कारण वो क्या होता है, बंधा हुआ रहता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, कणों के बीच क्या होते हैं, और उस बल का नाम क्या था, बताए थे, अंतरानुक आकर्षण बल। अंतरानुक आकर्षण बल, मतलब कण के बीच में क्या होते हैं, अंतरानुक आकर्षण बल होते हैं। हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि जो पदार्थ के कण एक दूसरे से किस बल के द्वारा बंधे हुए रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कहेंगे कि पदार्थ के कण जो होते हैं ना, एक दूसरे से अंतरानुक आकर्षण बल के द्वारा बंधा हुआ रहता है। अब देखिए, पदार्थ जो एक दूसरे से बंधा है तो अंतरानुक आकर्षण बल के द्वारा, लेकिन इसके बीच में कई पदार्थ के कण एक दूसरे से अंतरानुक आकर्षण बल के द्वारा बंधा हुआ है। ये कण के बीच में, ये जो कण है, इस कण के बीच में हमें कुछ गैप दिखाई दे रहा है। गैप मतलब क्या होता है, खाली स्थान, गैप दिखाई दे रहा है। उसका क्या नाम दिए हैं, तो उसका नाम होता है, और ये कण के बीच है, ये कण के बीच आकर बल लगता था तो अंतरानुक आकर्षण बल। या आकर्षण बल क्यों हुआ, एक दूसरे को आकर्षित करता है, अपने ओर खींचता है। एक ये कण क्या करता है, एक दूसरे को अपने ओर खींचता है, इसीलिए क्या हो गया, अंतरानुक आकर्षण बल, मतलब एक दूसरे को खींचने वाला बल। ठीक है। तो अब देखिए, दोनों के बीच में गैप है, तो हम क्या बोलेंगे, अंतरानुक। हम बताए थे अंतरानुक क्यों बोलते हैं, अंदर में है, दोनों अणु है, इसीलिए क्या कहते हैं, अंतरानुक। तो क्या होता है कि दोनों कण के बीच में जो गैप होता है, तो उसको क्या कहेंगे, अंतरानुक तो कहेंगे ही, क्योंकि अंदर में है। अंतरानुक कहेंगे ही, जो अंदर में ही दोनों। उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे को खींचता था तो आकर्षण बल हुआ, लेकिन ये दोनों के बीच का गैप का बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं कौन चीज का, गैप का। ये हो जाएगा अंतरानुक स्थान हो जाएगा। ठीक है, ये जो खाली स्थान होगा उसमें क्या कहेंगे, अंतरानुक स्थान। मतलब जो अणु, ये कण के अलावा जितना जगह होगा बचा हुआ खाली होगा, उसको क्या कहेंगे, अंतरानुक स्थान कहेंगे। तो इसके आगे हम लोग क्या और क्या पढ़े थे कि जो इसके जो कण होते हैं ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में क्या पढ़े थे, और ये पढ़े थे कि इसके कण क्या होते हैं ना, गतिशील होते हैं, नाचते रहता है। इसमें क्या होते रहता है, नाचते रहता है, और ये एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते, कभी ये यहाँ जाएगा, कभी ये यहाँ जाएगा। ये जब क्यों चेंज होते रहता है जगह, क्योंकि एक दूसरे पे क्या करता है, आकर्षण बल लगाते रहता है, खींचते रहता है। तो कभी ये इसको खींच लेता है, कभी ये इसको खींच लेता है। ये आकर्षण बल के कारण ही क्या होते हैं, ऐसे कण गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं। और हमने आगे क्या पढ़ा था, और हमने ये पढ़ा था कि इसमें ताप या दाब यदि बढ़ा देना तो ये और ज्यादा क्या होते जाता है, गतिशील हो जाता है। सिंपली बात है कि जो कोई भी पदार्थ है ना, इसमें जो कण होता है ना, तो ये गतिशील है।
अब यदि इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो और ज़्यादा उसको एनर्जी मिलेगा। पहले से तो ऊर्जा है तब नहीं गतिशील है। सारे पदार्थ में ऊर्जा होते हैं, इसमें क्या होते हैं ना, इसमें भी इस कण में भी क्या है, ऊर्जा है। ये क्या होते रहता है, नाचते रहता है। अब नीचे से और ऊर्जा दे रहे, जितना उसको चाहिए उससे ज़्यादा दे रहे, हीट कर रहे, ये क्या होगा, और ज़्यादा गतिशील हो जाएगा। अर्थात आसान भाषा में समझे कि हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर में रहते हैं, तो जैसे ही हम लोग आग के संपर्क में जाते हैं, मान लेते हैं कि खाना बनाने वक्त या किसी टाइम आग के संपर्क में मेरा हाथ चले जाए, हम इकाई क्या करते हैं, हाथ को छीप लेते हैं। मतलब जिस गति जैसे हम लोग समान अवस्था में रहते हैं उससे ज़्यादा क्या करते हैं, उससे ज़्यादा गति में हाथ को क्या करते हैं, खींच लेते हैं। अर्थात ये जैसे नाचते रहता है ना, आग जैसे ही जाएगा एक दूसरे की जगह भागना चाहेगा, उससे दूर होना चाहेगा, और ज़्यादा ये क्या होते हैं, गतिशील हो जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो ताप और दाब बढ़ाने से इसका क्या होगा, गति में परिवर्तन होता है। लिखते हैं, ताप बढ़ने से पदार्थ के कण अत्यधिक गतिशील होते हैं। तो हमने ये सब पहले पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अब हम आगे की बात करते हैं। आज हम पदार्थ के बारे में जानेंगे कि उसको कितने भागों में बांटा गया, उसका वर्गीकरण कैसे किया गया। तो जनरल जो बात था, साधारण बात जो था पदार्थ के बारे में, वो हमने बता दिया, उसका भौतिक गुण के बारे में। और आगे हम भौतिक गुण पे ही बात करने वाले हैं। ये नहीं पता फिर भौतिक गुण क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी जो भी है ये सब भौतिक गुण ही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। आगे बहुत यूज होने वाला है, जिस कारण से पहले पदार्थ के कण के बारे में, पदार्थ के भौतिक गुण के बारे में बता दिए। आज हमारा है, आज का लेक्चर पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है। इसका वर्गीकरण कैसे करेंगे, वर्गीकरण का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। तो पदार्थ तो बहुत सारा है, बहुत ज्यादा मात्रा में, तो कैसे वर्गीकरण किया जाए। तो फिर सब साइंटिस्ट सब सोचने लगे कि आधार किस आधार पे हम क्या करें, पदार्थ का वर्गीकरण करें, कैसे पढ़ने में क्या हो, आसानी हो, सारे बच्चे सारे लोग क्या करें, पदार्थ के बारे में जाने। तो ये मान लेते ये पदार्थ है, सोचा इसको किस तरह से पढ़ा जाए। तो सब साइंटिस्ट का अपना अपना राय था। उसी में सबसे ज्यादा उपयुक्त बोला, एक साइंटिस्ट ने बोला इसको पदार्थ के आधार पे इस तरह से पढ़ा जाए, केवल देखने से पता होना चाहिए। जो भौतिक गुण होता है, कहा जाए भौतिक गुण के आधार पे, अर्थात केवल देखने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसके अंदर में क्या है नहीं है कैसे, उससे कोई मतलब नहीं, कौन चीज का बना है उससे कोई नहीं। हम देख रहे हैं पदार्थ है, ये कण का बना होता है, इतना देख लिए, इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। जो देखने से वर्गीकरण होता है उसी को कहा गया है भौतिक परिवर्तन। वर्गीकरण को परिवर्तन बोल सकते हैं, पदार्थ में कैसे कैसे परिवर्तन होता है वो भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन के आधार पे, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। और दूसरा क्या, एक ऐसा देखा इस प्रकार से, और दूसरा बोले पहली बात की इस तरह से हम पढ़ सकते हैं
तो फिर दूसरा साइंटिस्ट बोला इस तरह से आप पढ़ सकते, लेकिन दूसरी तरह से इस तरह से भी हम पदार्थ के बारे में जान सकते हैं कि पदार्थ कौन कौन चीज से बना होता है। ठीक है, पदार्थ किस किस चीज से बना होता है उसके आधार पे भी हम पढ़ सकते हैं। तो जिस चीज से वो बना होता है उस वो जो होता है ना रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। तो आप लोग कभी क्लियर बिल्कुल नहीं हुआ, हमें पता है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए गांव घर में क्या होता है, डांसर होता है, मतलब अर्थात लड़का क्या होता है लड़की के रूप लेकर डांस करते रहता है प्रोग्राम में। ठीक है, तो उसमें देखना कि लड़का क्या करता है, लड़की का रोल लेता है। लड़का लड़की का रोल लेता है, जिस समय रोल लिए रहता है, ठीक है, जिस समय वो डांसर के रूप में रहता है, डांस करते रहता है, उस समय हम उसको लड़का नहीं बोलते, उस समय हम लड़की के रूप में उसको इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, मतलब उसका नाम। जैसे कोई डांसर है, उस समय वो ये अदा करता है कि अभी हम क्या है, लड़की के रूप में। तो वो जिस समय लड़की के रूप में रहता है तभी ओरिजिनल उसको वो क्या है, हकीकत में बॉयज है, लेकिन उस समय किसकी तरह रहता है, लड़की की तरह, मतलब उसमें कुछ चेंज होता है। पूरा हमेशा के लिए क्या वो लड़की बन गया क्या? कोई लड़का जो लड़की के रूप में बन के जाके डांस करता है, क्या वो हमेशा के लिए लड़की रहता है क्या? नहीं रहता है। वो थोड़ा देर के लिए क्षणिक थोड़ा समय के लिए क्या होता है, वो लड़की के रूप में जाता है, जैसे ही डांस खत्म हुआ फिर वो बॉयज के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, भौतिक परिवर्तन हुआ। पूरा परिवर्तन हुआ क्या? ऐसा तो नहीं कि लड़का से लड़की बना तो कभी वो लड़का नहीं बन सकता है। ऐसा यदि होगा, यदि लड़का से लड़की हमेशा के लिए बन जाएगा, लेकिन ऐसा संभव कभी है नहीं। लेकिन कुछ यदि दूसरे चीज में हमेशा के लिए परिवर्तित हो जाता है तो इसी को रासायनिक कहते हैं। भौतिक परिवर्तन किसको कहेंगे? जो थोड़ा देर के बाद वो अपनी अवस्था में आ जाए, जो है वही प्राप्त हो जाए, या फिर प्राप्त करने के बाद उस अवस्था में आ जाए, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे भौतिक परिवर्तन। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल देखिए, दूसरा टेबल होता है, लकड़ी का टेबल। शुरुआती दौर में क्या रहता है, वो टेबल जो होता है ना लकड़ी का ही रहता, केवल लकड़ी रहता है। उसको उसके बाद क्या होता है, उस तरह से ढाला जाता है, बनाया जाता है टेबल के आकार में, तब परिवर्तित होता है, आकार टेबल बन जाता है। टेबल जो बनता है ना, तो जिस समय टेबल रहता है ना, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि लकड़ी लो। यदि हम बोल दे कि लकड़ी लो, टेबल भी है, कुर्सी भी है, बोलेंगे लकड़ी लो, कोई ला के देगा? किसी को समझ में नहीं आएगा। ये बोलेंगे कि लकड़ी लो, किसी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन उसको ये बोल दे टेबल लो, तुरंत क्या होगा, वो आ जाएगा। टेबल लेके, लकड़ी की टेबल कुर्सी लेके आ जाएगा, लकड़ी का टेबल लेके आ जाएगा, लकड़ी का बेंच लेके आ जाएगा, यदि उसका नाम ले लिया, जबकि है वो लकड़ी है। टूटने के बाद उसको यदि फेंक दो कहीं पे, बोल दो वो लकड़ी लेके आओ, लकड़ी लेके आओ, तुरंत वो टूटा हुआ लकड़ी लेके आ जाएगा, चाहे टेबल का पैर हो या फिर कुछ भी हो, कोई भी टेबल का पार्ट हो, कुर्सी का पार्ट हो। तो हमने क्या देखा कि लकड़ी को जब तक हम टेबल में इस्तेमाल किए तो उसको हम लकड़ी नहीं बोले, उसको क्या बोले, टेबल बोले। टेबल बोले, जैसे टूट गया फिर उसका इस्तेमाल किस रूप में, उसका नाम किस रूप में आने लगा, लकड़ी के रूप में। अर्थात लकड़ी से टेबल बना, टेबल से लकड़ी बना, फिर से लकड़ी के रूप में आ गया। तो इसी परिवर्तन को क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। उसके बाद जैसे पहले एग्जांपल देते डांसर के बारे में, डांसर से वो गर्ल का रूप लेता है, और उसके बाद क्या होता है, फिर बॉय का रूप ले लेता है, लड़का लड़की बनता है, फिर लड़की से वो लड़का बनता है। ये क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत क्या आता है? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है कि जो बन गया ना वो दोबारा आने वाला नहीं है, जो बन गया दोबारा आने वाला नहीं। तो पहले हम एक फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं, उसके बाद रासायनिक। केवल आज हमें वर्गीकरण पढ़ना है,
उसके बाद इस सब के बारे में बढ़िया से पढ़ें। तो देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या होगा, भौतिक गुण। इसमें तो हम बोल दिए, इसमें केवल क्या होगा ना, भौतिक गुण में परिवर्तन होगा। भौतिक गुण मतलब क्या, जो इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। भौतिक गुण में क्या क्या होता है वही, तो भौतिक गुण में केवल परिवर्तन होगा। और इसमें कोई नया पदार्थ बनेगा क्या? अब लड़का से लड़की बना, क्या हमेशा के लिए वो लड़कियां बन गया? नया चीज बना क्या? नहीं, वो नया चीज नहीं बना। थोड़ा देर के लिए वो लड़की का रूप लिया, वो भी लड़की का रूप लिया, तो उसमें कोई लड़के वाला गुण नहीं आया, केवल लड़का वाला ही गुण देगा। तो हमने देखा कि जो इसमें क्या होता है ना, तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। हम लिख सकते हैं कोई नया पदार्थ क्या होता, बनता है? कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। और क्या कहेंगे भौतिक परिवर्तन में? देखिए, पहला बात की नया पदार्थ नहीं बनेगा, इसका जो गुण होगा ना वो बदलेगा नहीं, जैसी गुण है वैसे ही रहेगा, इसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके भौतिक गुण में कोई परिवर्तन क्या होता है, भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। इसके भौतिक गुण में कोई परिवर्तन, हाँ, केवल भौतिक गुण परिवर्तन होता है। भौतिक गुण में परिवर्तन मतलब बाहरी गुण, बाहरी गुण में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसके भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन में परिवर्तन होता है। भौतिक मतलब वही कि बाहरी गुण, जैसे बोले कि लड़का से क्या होगा, लड़की बन जाएगा, तो वही भौतिक गुण कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। रासायनिक परिवर्तन वो नहीं होगा, नहीं है। इसमें क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा, भौतिक गुण क्या होगा, परिवर्तन होगा, रासायनिक नहीं होगा, भौतिक होगा। मतलब बाहरी गुण, लड़का है तो लड़की बना, केवल वो बाहर से बन सकता है, हमेशा के लिए लड़की नहीं बन सकता, वो बाहरी गुण हुआ। बाहर से हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पूरा हम लड़की की तरह बिहेव नहीं कर सकते। और आगे इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें भौतिक गुण, इसके भौतिक गुण में परिवर्तन नहीं होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। और इसको क्या होता है ना, कि जैसे पहले था, हम क्या बोले, लड़का से लड़की बना, लड़की के रूप में गया, डांस किया, फिर लड़की से क्या हो गया, लड़का के रूप में आया। मतलब जिस अवस्था में गया, परिवर्तन हुआ, उससे फिर क्या हो गया, अपनी अवस्था में आ गया। हम ये बोल सकते हैं कि अपनी अवस्था में फिर से आ सकता है, अपनी अवस्था में फिर से आ सकता है। अब देखते हैं आगे रासायनिक परिवर्तन में। रासायनिक परिवर्तन में ठीक इसका उल्टा होगा। अब हम ये भूल जाएंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता हम नहीं जानते। ये पदार्थ का वर्गीकरण है। वर्गीकरण को दो तरह से पढ़े, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब ये हो गया कि बाहर से कितने हम परिवर्तन कर सकते हैं, अंदर से नहीं, बाहर से। जैसे लड़का से हम लड़की बन गए, केवल बाहरी परिवर्तन के, कपड़ा और हर चीज मतलब बदले। ऐसा कि नहीं हम लड़की जैसा बिहेव कर जाए, उसका नेचर लड़की की तरह हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं होगा। वो हर चीज क्या होगा, लड़के की तरह होगा, केवल बाहर से वो परिवर्तन किया। हम ये कह सकते भौतिक परिवर्तन बाहरी परिवर्तन है। अब रासायनिक परिवर्तन में देखते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा,
रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनेगा। हम क्या बोले अभी, ठीक इसका उल्टा। किसका उल्टा? इसी का। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना, लड़का से लड़की के रूप में गया लेकिन वो लड़की की तरह बिहेव नहीं किया, वो लड़की हमेशा के लिए नहीं बना, अर्थात वो लड़का ही है, तो उसमें नया चीज कोई नहीं बना। हमेशा के लिए यदि लड़की रहता तो वो नया हो जाता, तो वो केमिकल में चले जाता, रासायनिक में चले जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें जो होगा वो परिवर्तन होगा जिसमें नया चीज बनेगा। जैसे दूध से दही बनना, दूध से क्या होता है? दही बनता है। जैसे दूध से दही बनेगा तो दूध, फिर दही दूध में नहीं आ सकता। तो दूध से जो दही बनेगा, दूध से दही बनेगा, तो क्या ये दही जब बन गया तो दूध में आ सकता है? दही दूध में नहीं आएगा, लेकिन दूध दही में जाता है। दूध से दही बना, दूध से दही बन गया, लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम बोले थे कि जो लड़का से क्या होता है, से लड़की बनता है, लेकिन किस रूप में? टेम्पोररी, मतलब टेम्पोररी, थोड़ा समय के लिए, थोड़ा समय के लिए। लेकिन लड़का से लड़की बना थोड़ा समय के लिए, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए लड़की है। तो लड़की से फिर क्या होता है? लड़का बन जाता है, लड़का से लड़की बना। ये क्या हो गया? दोनों रूप में आते जाते रहता है। इसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो दूध से दही बन गया, दही से फिर दूध नहीं बना, मतलब ये दूध से दही बन गया तो नया पदार्थ बना है। तो नया पदार्थ बना, इसमें हम कह सकते हैं कि नया पदार्थ का निर्माण होता है, नया पदार्थ का निर्माण होता है। हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है? नया पदार्थ का निर्माण होता है। और दूसरा क्या कह सकते हैं? यदि ये नया पदार्थ बना, दूध से क्या हुआ था? दूध से दही बना, दूध से जो दही बना, क्या इसके गुण में कोई परिवर्तन हो? दूध कैसा लगता है? खट्टा लगता है ना, दूध खट्टा नहीं लगता। लेकिन दूध से जैसे दही बना, ये दही क्या हो गया? खट्टा हो गया। मतलब इसका गुण क्या हो गया? बदल गया। रूप भी क्या हो गया? बदल गया। दूध पतला होता है, दही मोटा होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, देखने से जो दूध, देखने से कैसा लगता है? दूध पतला लगता है, और दही कैसा लगता है? मोटा लगता है। ये फिजिकल चेंज हो गया। मतलब बाहर से देखने के बाद कैसा एहसास हो? तो बाहर से देखने के बाद मतलब इसका भौतिक गुण भी क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। भौतिक गुण परिवर्तन हुआ, मतलब हम क्या बोले? बाहर से जो देखने में परिवर्तन लगे उसी को भौतिक गुण थे। तो इसका भौतिक गुण में भी क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। रासायनिक गुण में, रासायनिक गुण मतलब इसका स्वाद कैसा हो गया? बदल गया। दूध की तरह स्वाद दही का नहीं रहा। तो दूध से जो दही बना, दूध से जो दही बना, इसका फिजिकल चेंज हुआ। कैसे फिजिकल चेंज हुआ? तो दूध पतला होता है, दही मोटा होता है। देखने के बाद पता चल गया। हम लिखेंगे इसमें भौतिक एवं, अब देखिए, तो हम तो देख लिया यहाँ फिजिकल चेंज होता है, दूध से दही बना, दूध पतला होता है, दही मोटा होता। अब इसका केमिकल चेंज, मतलब हम क्या बोले थे? ऐसा चेंज कि फिर वो दोबारा उसमें नहीं आ सकते। तो दूध खट्टा नहीं होता है, लेकिन दही खट्टा होता है। तो दही से दूध में वापस नहीं आता है। तो क्या हो गया? दोनों का स्वाद अलग अलग हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? केमिकली चेंज हो गया, ठीक है। इसका आंतरिक पूरा शुरू से बाहर से लेकर अंदर तक हर चीज चेंज हो गया।
इसमें हम क्या बोलेंगे, इसका भौतिक एवं रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है, भौतिक एवं रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है। इसके बाद आगे क्या इसको फिर से उसी अवस्था में ला सकते हैं, दही को दूध के रूप में ला सकते हैं? क्या दही को दूध के रूप में ला सकते हैं? ये संभव नहीं है, मतलब इसको पहले की अवस्था में नहीं ला सकते, अर्थात अपने अवस्था में नहीं ला सकते, अपने या पहले की अवस्था की अवस्था में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, फिर से देखते हैं एक बार पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में। तो पदार्थ के वर्गीकरण को दो भागों में बांटे। पहला ऐसे बोला गया कि जो इसको बाहर से जो चेंज कर सकता है, बाहरी परिवर्तन जो कर सकता है, उसके आधार पे पदार्थ को एक तरह से बांटिए जो बाहरी परिवर्तन के आधार पे, एक तरह से जो पूरा परिवर्तन बाहर और अंदर दोनों का परिवर्तन होना चाहिए। तो बाहरी परिवर्तन का एग्जाम्पल ऐसे दिया गया कि जो किसी लकड़ी से टेबल बना, फिर टेबल से वो टूटने के बाद लकड़ी बन गया, केवल ये क्या हो गया, बाहरी परिवर्तन हुआ। वो हमेशा लकड़ी के ही रूप में रहा, टेबल में भी लकड़ी ही है, ऐसा नहीं कि लकड़ी से कुछ और बन गया, अर्थात वो बाहर से परिवर्तन हुआ। हम हमेशा देखें तो वो लकड़ी रूप में रहा, ऐसा नहीं है कि वो टेबल किसी और रूप में हो गया। तो ये हो गया बाहरी परिवर्तन। आंतरिक परिवर्तन क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। तो इसमें बाहर का और अंदर का मतलब बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा। जैसे दूध से दही बना, तो दूध जैसा है वैसा दही नहीं है, न देखने में न स्वाद में, किसी भी चीज में नहीं। बाहर देखने से मतलब फिजिकल रूप से यदि हम उसको देखें तो दूध पतला होता है, दही मोटा होता है, ये देखने से, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो। केमिकल तरह से क्या देखें, यदि हम उसको चख के देखें तो दूध खट्टा नहीं होता लेकिन दही खट्टा होता है, दोनों के स्वाद में अंतर हो जाता है। वही हमने लिखा है यहाँ पे कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता। इसमें क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। जैसे दूध से दही बना तो नया हुआ, दही नया चीज हुआ ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यदि लकड़ी से टेबल बना, वो नया तो बना लेकिन बना तो हमेशा के लिए नहीं बना, तभी भी वो चीज है, ये है लकड़ी है, टेबल तो है लेकिन कौन चीज का है, लकड़ी का है। यहाँ दही तो है, दूध का है लेकिन उसमें दूध मौजूद नहीं है, दूध दही के रूप में बदल गया, लेकिन ये लकड़ी के रूप में है, केवल नाम उसका चेंज हुआ, ये हमेशा के लिए बदल गया। दूध से दही बन गया और ये लकड़ी से टेबल बना, फिर भी ये लकड़ी है ये। तो इसमें क्या होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। इसमें क्या होगा, इसके भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण दोनों में परिवर्तन। भौतिक गुण मतलब जो बाहरी गुण में केवल हम बाहर से उसको चेंज कर सकते हैं, तो ये बाहरी गुण में क्या होता है, केवल इसमें परिवर्तन होता है, अर्थात भौतिक गुण ये पूरी तरह से चेंज हो जाता है। बाहरी और आंतरिक दोनों तरह से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसमें क्या होगा, भौतिक एवं रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है। उसके बाद ये अपने अवस्था में फिर से आ सकता है। जैसे टेबल है, टेबल से वो फिर से लकड़ी में आ जाएगा। अलग अलग यदि पार्ट कर दे तो उसका नाम कोई कुछ होता नहीं, केवल उसका नाम लकड़ी हो जाता है। पहले की अवस्था में आ सकती, लेकिन ये अपनी अवस्था में नहीं आता। जैसे दही से दूध में नहीं आएगा, कितनों प्रयास करेंगे दही से दूध में नहीं आएगा, लेकिन ये अलग चीज है, ये चीज अलग है। ऐसा नहीं कि दोनों एक ही चीज है, ये चीज अलग। यदि इसको इसके आधार पे पदार्थ को पढ़े ये अलग चीज है, और इसके आधार पे पढ़े ये अलग चीज है। नॉलेज तो दोनों हमको चाहिए, तो हम भौतिक परिवर्तन को पढ़ेंगे, रासायनिक परिवर्तन को पढ़ेंगे। तो थोड़ा समय के लिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थोड़ा समय के लिए हम क्या करते हैं ना, ये भूल जाएंगे कि ये कोई चीज है, ये भी कोई चीज है।
तो हम इसको मिटाते हैं। थोड़ा समय के लिए हम ये जानते हैं यहाँ कोई नहीं है, हम केवल ये जानेंगे पदार्थ का भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन के आधार पे, मतलब बाहर से देखने के आधार पे इसको 3 तरह से देखा गया। बाहर से देखने के आधार पे इसे कितने तरह से देखा गया? 3 तरह से। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, इसको 3 तरह से देखा गया। अब ठोस क्या होता है? ठोस जिसको हम अपनी हाथों से पकड़ ले मजबूती के साथ, उसको ठोस कहेंगे। बुक का परिभाषा तो कुछ और है, ठीक है। तो अपनी भाषा लगाते हैं कि जिसको हम पकड़ सकते हैं अपनी हाथों से, उसको ठोस कहेंगे। जिसको नहीं पकड़ पाए लेकिन हम देख सकते हैं, इसको ठोस को देखेंगे भी, पकड़ भी लेंगे। क्या करेंगे? इसको ठोस को देख लेते हैं, देख लिए ठोस है, इसको पकड़ लिए, इसका मतलब ये क्या है? ठोस है, ठीक है। द्रव, देख तो सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं। अपनी हाथ का बात कर रहे, किसी और चीज का नहीं। ठोस में देख भी सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, तो ठोस पदार्थ होगा। द्रव में देख तो सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते। पानी को कभी हाथ से पकड़ा है? नहीं, उसको पकड़ने के लिए किसी बर्तन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो तेल को पकड़ने के लिए कोई बर्तन की आवश्यकता होती है। तो द्रव में हमने क्या देखा? जिसको अपने हाथों से नहीं पकड़ पाएंगे लेकिन इसको देखेंगे। गैस में ऐसा ही परिवर्तन होगा ना, जिसको ना तो देख ही पाएंगे ना ही पकड़ पाएंगे। जिसको न तो देख पाएंगे ना ही पकड़ पाएंगे, वही गैस होगा। अब बुक का डेफिनेशन देखते हैं। हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़े थे कि आकार होगा, उसमें आयतन होगा, स्थान छेकेगा। आकार होगा, आयतन होगा और स्थान छेकेगा। हम ये बोले थे, यही जो जिसमें ये तीनों गुण होगा, ये क्या होगा? पदार्थ होगा। ये बुक का डेफिनेशन देखिए क्या होता है। स्थान तो ये पदार्थ का तीनों अवस्था छेकता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बात आ जाती है ये दोनों का क्या होता है? बात आता है। तो बोला गया है जिस्म का आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा। बुक में कहा गया पदार्थ हुआ हो, ठोस पदार्थ हुआ होगा जिसमें आकार एवं आयतन दोनों क्या हो? निश्चित हो एवं आयतन निश्चित होगा। उसे क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। द्रव किसको कहेंगे? जिसमें आकार एवं आयतन दोनों क्या हो? निश्चित हो। ऐसा नहीं है, इसमें कुछ चेंज होगा। इसमें आकार तो आकार एवं आयतन आकार इसमें कोई निश्चित नहीं होगा लेकिन आयतन निश्चित है। कैसे? पानी लेते हैं ना, तो बोलते हैं कि जो आधा लीटर पानी है, मतलब 500 ml है, 500 ml है, तो उसको हम कोई हाथ में लेके नहीं नापते हैं, ठीक है। तो वो जितना पानी रहता है तो पानी तो रहबे करता है, मतलब आयतन उसका जितना है, एक तरह से कहा जाए तो मास लीटर है, ठीक है। द्रव्यमान क्या होगा? लीटर। तो इसका क्या हो जाएगा ना, जितना पानी रहेगा वो तो रहेगा ही, लेकिन कभी यदि हम उसको, अब आयतन आकार पहले लिख लेते हैं। आकार क्या होता है? अनिश्चित
निश्चित एवं आयतन निश्चित। देखिए आकार क्या होता है, अनिश्चित। आकार कैसे अनिश्चित होता है? कभी गिलास में पानी 250 ग्राम रख दिया तो गिलास भर जाएगा, वही बाल्टी में यदि पानी रख दे तो केवल पेंदी में रहेगा, पता नहीं चलेगा इसमें पानी है। तो उसका आकार बाल्टी में रखे तो बाल्टी की तरह हो गया, गिलास में रखे तो गिलास की तरह हो गया, या अन्य बर्तन में रखेंगे जैसे बर्तन में हम रखेंगे पानी वैसे उसके आकार का हो जाता है। मतलब पानी उतना ही है, आयतन उतना ही है पानी का, 250 ml या 500 ml उतना ही है, ठीक है, जितना बहुत सारे बर्तन में हम पानी रखते हैं उसी पानी की यूज। लेकिन उसका आकार उसके उस तरह का हो जाता है जिस तरह का बर्तन होता है। जिस बर्तन में हम पानी को रखते हैं, जितने बर्तन में रखेंगे उस बर्तन के आकार का क्या हो जाएगा, उसका आकार हो जाएगा उस पानी का, ठीक है। लेकिन आयतन क्या होता है ना, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 250 ml है या 500 ml पानी है, जितना होगा मिलीलीटर, मिलीलीटर ml का मतलब मिलीलीटर हम बोल रहे हैं, तो जितना होगा ना वो उतना ही होगा, वो न तो घटेगा ना बढ़ेगा। इसीलिए कहा गया आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा। मतलब जितने तरह के बर्तन हम उसको रख सकते हैं उस तरह का आकार हो जाएगा, कोई एक निश्चित नहीं है। लेकिन आयतन क्या होगा, उसका निश्चित होगा। आयतन मतलब जितना है उतना ही होगा, ठीक है। गैस में क्या होता है ना, आकार एवं आयतन आकार एवं आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं होता है। आकार जैसा होता है गैस का, कोई आकार नहीं होता, ना ही इसका कोई आयतन होता है। तो अब देखिए आकार कैसे निश्चित नहीं होता है, तो आकार यदि हम किसी 2 लीटर वाले सिलेंडर में रख दें गैस को तो 2 लीटर के सिलेंडर में एडजस्ट हो जाएगा। किस 5 लीटर वाले में रखे, 5 लीटर में, एक ही लीटर गैस क्यों न हो, चाहे उसको 2 लीटर से वाले सिलेंडर में रखे, 5 लीटर वाले में रखे, 20 लीटर वाले में रखे, जिस सिलेंडर में रखेंगे वो पूरे सिलेंडर में क्या हो जाएगा, भ्रमण करते रहेगा उतना ही, लेकिन भ्रमण करते रहेगा। उसका कोई आकार नहीं होगा, कोई उसका फिक्स जगह या फिर फिक्स आयतन उसका नहीं होगा। जितना बड़ा सिलेंडर रहेगा उसके आयतन के जैसा बन जाएगा, ठीक है। और जितना बड़ा सिलेंडर रहेगा उसके आयतन भी जैसा, और उसका आकार तो कोई फिक्स होगा नहीं। छोटा सिलेंडर में छोटा बन जाएगा, बड़ा में बड़ा, मतलब उसको जितना जगह मिल जाए उतना जगह लेने के लिए तैयार है। ये सब उतना जगह नहीं, इसका जितना फिक्स है जगह, इसका भी जगह फिक्स है, लेकिन इसका कोई जगह फिक्स नहीं। इसको खुली वायु में रख दें तो कहाँ कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसका ना तो आकार ही फिक्स होता, ना ही आयतन। 5 लीटर के सिलेंडर में हम 6 लीटर गैस भर सकते हैं, क्योंकि इसका स्थान कोई फिक्स है ही ना, आयतन कोई फिक्स है ही ना। यदि इसका कोई आयतन फिक्स ही नहीं है तो जब 5 लीटर में 6 लीटर भी जबरदस्ती भर सकते हैं, लेकिन वो हानिकारक हो जाता है, हो सकता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो हमने आज अभी भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ लिया। अब चलते हैं रासायनिक परिवर्तन। इस सब के बारे में हम डीप में जाएंगे। अभी केवल वर्गीकरण कर रहे हैं तो वर्गीकरण की तरह ही हमें पढ़ना है। तो इसका कोई एक चैप्टर हो जाता है सॉलिड स्टेट, आगे चलने के बाद एक चैप्टर हो जाएगा सॉलिड स्टेट, ठीक है। इसका हो जाता है लिक्विड का, लिक्विड स्टेट, इसका हो जाएगा गैसियस स्टेट, इस सब आगे चल के चैप्टर बन जाता है, लेकिन हमें उतना डीप में भी नहीं जाना है। केवल अब ये किसी दिन ठोस का लेके चलेंगे, फिर द्रव का, तब गैस का, सबको अलग अलग पढ़ना है। तो अभी वर्गीकरण पढ़ लेते शॉर्ट में, केवल जान लेते इसमें क्या पढ़ना,
तो आगे देखते हैं, ये सब फिर से आएगा, रिपीट फिर से होगा आगे। तो हमने भौतिक परिवर्तन के बारे में जान लिया। अब क्या होता है, यदि हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानते हैं तो हम ये थोड़ा देर के लिए मानते हैं कि हम कुछ नहीं जान रहे, भौतिक परिवर्तन क्या होता नहीं होता, हम केवल जानेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या। तो रासायनिक परिवर्तन को दो भागों में बांटा गया, एक शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध का मतलब क्या होगा, जो प्योर होगा, शुद्ध होगा, उसमें कुछ मिलावट नहीं होगा, जो चीज है वही चीज होगा, उसको शुद्ध बोलेंगे। अर्थात इसमें इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक होता है तत्व, एक यौगिक। तत्व, ये यौगिक। तत्व शुद्ध है, इसको भी दो भागों में बांटा गया। तो तत्व में और यौगिक में क्या अंतर है, तत्व एक ही एलिमेंट का बना होगा, एलिमेंट है ये केवल एक ही परमाणु का बना होगा, एक ही तरह के परमाणु का बना होगा। यदि आर्गन है तो आर्गने का बना होगा, गोल्ड है तो गोल्डे का बना होगा, केवल Au का ही बना होगा, आर्गन है तो Ar ही बना होगा। यदि जिंक है तो केवल Zn का ही बना होगा, ठीक है, मतलब एक ही चीज का बना होगा। तो हमने क्या देखा कि तत्व एक ही तरह के एटम का बना होता है। यौगिक क्या होता है, यौगिक दो तरह के एलिमेंट मिलके बना होता है। दो एलिमेंट मिल गया यौगिक होगा, जैसे दो से अधिक भी हो सकता है, जैसे CO2, इसमें कार्बन मिला है और ऑक्सीजन मिला है, ये क्या हो गया, यौगिक हो गया। NH2, इसमें नाइट्रोजन मिला है और हाइड्रोजन मिला है, दो तरह का एलिमेंट मिला। नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, ये क्या हुआ, मिला तो यौगिक बन गया, ठीक है। अब देखते हैं, तत्व को भी दो भागों में बांटा गया। ये जो बेचारा ये तो अकेले है, ये है एक ही तरह का आइटम से मिलकर बना, लेकिन इसको भी दो भाग में बांट दिया। एक होता है धातु, दूसरा अधातु। धातु और धातु, ठीक है। तो धातु के अंतर्गत क्या होगा, जो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक, जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो गया, धातु, जिससे होकर नहीं हुआ तो अधातु, ठीक है। सभी धातु ठोस होते हैं, क्या होते हैं, सभी धातु ठोस होते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि सभी ठोस धातु होते हैं, सभी धातु क्या होते हैं, ठोस होते हैं, सभी ठोस धातु नहीं होते हैं, ठीक है। तो सभी धातु क्या होते हैं, ठोस होते हैं। और धातु क्या होगा, जो ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होगा, ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होगा, इसमें कुछ ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। तो धातु भी हम जान लिए, जिससे होकर ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होगा, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित होगा, जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, या धातु जिससे होकर नहीं प्रवाहित हुआ उसको क्या कहेंगे, अधातु। अब यौगिक जो बना है, इसको भी दो तरह से बना है, दो भागों में बांटा है। कौन कौन यौगिक, एक कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक। तो कार्बनिक में क्या होगा, जिस यौगिक में कार्बन होगा, क्या होगा, कार्बन होगा, कार्बनिक होगा, CO2 और क्या, CH4, COOH, ये सब कार्बनिक होगा। जिसमें नहीं होगा वो अकार्बनिक हो जाएगा, NH2, MgO,
CaCl। यहाँ पे मत बोलिएगा, यहाँ पे Cc है, Ca है मतलब कैल्शियम है, खाली कार्बन नहीं है, Cl क्लोरीन है, ये सब। तो हमने देखा यौगिक को भी दो भागों में बांट दिए, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में जिसमें कार्बन मौजूद होगा कार्बनिक होगा, जिसमें कार्बन मौजूद नहीं होगा तो उसको अकार्बनिक कहेंगे। तो जिस यौगिक में कार्बन मौजूद हुआ उसको कार्बनिक यौगिक, जिसमें मौजूद नहीं है उसको अकार्बनिक यौगिक। आगे देखते हैं। तो अशुद्ध को भी दो भागों में बांटा। ये अशुद्ध क्या होता है? शुद्ध तो बोल दिए थे, जो जो होगा वो एक ही तरह का होगा। अशुद्ध क्या होगा? इसको दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला दीजिए। पदार्थ को मिलाने बोल दे, तत्व यौगिक नहीं, तत्व यौगिक का जब बात हो जाएगा तो शुद्ध में आ जाएगा। हम क्या करेंगे? अशुद्ध पदार्थ में क्या बोलेंगे? दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? अशुद्ध पदार्थ होगा। तो इसको दो तरह से बांटा गया। एक ऐसा कि जो कितनों चीज को मिला दिए तो एक ही तरह देखने में लगता है। चीनी है, पानी है, नमक है, सबको मिला दीजिए, किसी भी अनुपात में घोल दीजिए तो क्या हो जाएगा? एक ही तरह दिखाई देगा, पानी की तरह। तो पानी की तरह दिखाई देगा ना तो समांग हो जाएगा। दूध होता है ना, मिश्रण होता है, प्रोटीन वसा बहुत सारी चीज सबका मिलकर वो बना होता है। विषमांग में क्या होगा? विषमांग जितने चीज को मिलाएंगे तो सब कुछ उसमें दिखाई देते रहेगा। प्रसाद खाए ना, प्रसाद जब भगवान का विसर्जन होता है, भगवान में पूजा विसर्जन होता, भगवान का पूजा करते हैं तो पूजा विसर्जन होता है तो प्रसाद मिलता है। प्रसाद में बहुत कुछ रहता है, चावल, सेब, फल फूल जितना होता है, चीनी, गुड़, और या फिर वैसे यदि सूखा प्रसाद का बात किया जाए तो बुनिया, सेब, संतुला, फल, बहुत सारा चीज मिला के दिया हुआ है। तो वो जो उसका नाम एक हो जाता है क्या? प्रसाद। प्रसाद तो विषमांग के रूप में क्या आ जाएगा? वो प्रसाद होगा। लेकिन वो मिला कौन कौन चीज है, सारा चीज दिखाई देता है, क्या क्या मिल के बना हुआ है। तो जो मिलाए हैं दिखाई दे देता है क्या क्या मिल के बना है, तो उसको विषमांग मिश्रण के, उसको मिश्रण कहिए या अशुद्ध पदार्थ कहिए, ठीक है। और समांग में क्या आ जाएगा? समांग में आ जाएगा कि जो कितनों चीज को मिला दिए किसी भी अनुपात में, नया पदार्थ तो नहीं है बना लेकिन वो दिखाई नहीं देगा। जैसे बोले पानी में चीनी मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए, किस अनुपात में मिला वो पता नहीं चलेगा, और स्वाद भी किसी नहीं लगेगा, लेकिन वो पानी ही के तरह ही दिखाई देगा वो। लेकिन जब कि कितनों पदार्थ को मिला दे तो वो एक ही तरह दिखाई देगा, तो वह मिश्रण हो जाएगा, वह अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा समांग। लेकिन यदि एक तरह का दिखाई न दे तो वह हो जाएगा विषमांग। तो हम फिर से एक बार देखते हैं क्या क्या आज पढ़े। पदार्थ का वर्गीकरण यही पढ़े। पदार्थ के वर्गीकरण में हम इसको भी लिख लेते हैं। ठोस, द्रवी, गैस। तो पदार्थ का वर्गीकरण, तो सबसे पहले हमने देखा कि जो बाहर की तरफ से यदि हम पदार्थ को देखते हैं तो उसको तीन तरह से देखते हैं। कैसे? एक ठोस के रूप में, एक द्रव के रूप में, एक गैस के रूप में। ठोस हुआ होगा जिसका आकार भी निश्चित होगा और आयतन भी, अर्थात उसको हम अपने हाथों से पकड़ सकते हैं, ठीक है। द्रव हुआ होगा जिसका आकार निश्चित नहीं होगा लेकिन आयतन क्या होगा? निश्चित होगा, अर्थात उसको अपने हाथों से हम नहीं पकड़ सकते। गैस हुआ होगा जिसका आकार न तो निश्चित होगा न ही आयतन निश्चित होगा, और इसको अपने हाथों से भी पकड़ नहीं सकते। ये तीनों हो गया। ये केवल भौतिक परिवर्तन को तीन भागों में बांटा गया है, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया। रासायनिक परिवर्तन के आधार पर पदार्थ को कैसे बढ़ते हैं? तो पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। तो अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी बोलते हैं, अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी बोलते हैं, ठीक है। तो पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, शुद्ध और अशुद्ध में। तो शुद्ध पदार्थ मतलब वो कि उसमें कोई सी चीज का मिलावट न हो, यदि मिला भी हो ना तो नया पदार्थ बन गया हो, जैसे दूध से दही बन गया, तो दही बना तो उसमें कोई और चीज मिला हुआ है क्या? नहीं, केवल दूध के रूप में ही हम, उसमें कोई दूसरा चीज नहीं। ऐसा नहीं कि उसमें दूध प्रेजेंट है, तो क्या होगा? तो शुद्ध हो जाएगा। मतलब कोई चीज मिला भी है ना
तो शुद्ध ही होगा, एक ही रूप में होगा, उसमें दूसरा चीज दिखाई नहीं देगा या फिर दूसरा चीज का स्वाद नहीं मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ जो जिसमें किसी पदार्थ का मिलावट न हो, ठीक है। अशुद्ध पदार्थ, इसको दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देंगे, जैसा मन हो वैसे, जैसे मन हो वैसे मिला दीजिए, इसको अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। या फिर उसको मिश्रण भी कह सकते हैं। मिश्रण मतलब होता है ये मिलाना, किसी भी चीज को किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, ठीक है, वो क्या होगा, मिश्रण होगा, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक। जो किसी चीज से मिलके नहीं बना होता, मतलब मिलके बना होता है लेकिन वो अकेला रहता है, उसका स्वाद एक ही तरह का रहता है, उसका दो स्वाद नहीं होता है, या फिर उसको दो भागों में विभाजित हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, तत्व यौगिक होगा। तो तत्व में क्या आ जाएगा, तत्व में होगा जो सिंगल होगा। हम भी मैं बोले थे अभी थोड़ा देर, अभी भी परिभाषा हम बोले कि जो क्या होगा, शुद्ध पदार्थ मिल के भी बना होगा, और ये भी बोले कि नहीं भी मिल के बना होगा, ठीक है। तो यदि वो किसी चीज से मिल के नहीं बना है, किसी कोई पदार्थ से मिलके नहीं बना है, केवल वो अकेला है और एक ही तरह के एटम का है, तो उसको तत्व कहेंगे। यौगिक किसको कहेंगे, ये क्या होगा ना, दो या दो से अधिक तत्व मिलके बना होगा यौगिक, लेकिन ये जो बना होगा ये नया पदार्थ होगा। अब तत्व को दो भागों में बांटा गया, धातु और अधातु। तो धातु किसको कहते हैं, जो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होगा, और धातु किसको कहेंगे, जो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक नहीं होगा। यौगिक मतलब दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, लेकिन कैसे मिलकर बना होता है, एक निश्चित अनुपात में, ताकि कोई नया पदार्थ बन जाए। यौगिक कोई नया पदार्थ बना होता है, ठीक है, इसका गुण अलग होता है, तो इसको दो भागों में बांटा गया, एक कार्बनिक एक अकार्बनिक। यौगिक दो तरह का हो सकता है, एक कार्बनिक एक अकार्बनिक। कार्बनिक मतलब होता है जिसमें कार्बन उपस्थित होगा, अकार्बनिक का यौगिक, अकार्बनिक यौगिक का मतलब होगा कि जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं हो। तो कार्बन जिसमें उपस्थित होगा, जैसे CO2 CH2, सॉरी CH2 नहीं होगा, यहाँ पे CH4 हो जाएगा, वैलेंसी नहीं तो पूरा नहीं होगा, वैसे नाम उसका अलग हम कर सकते थे। तो CO2 CH4 COOH, तो इस सब में क्या हो रहा है ना कि जो कार्बन मौजूद है कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन मौजूद नहीं है तो अकार्बनिक यौगिक। अब अशुद्ध पदार्थ दो तरह का, समांग और विषमांग। समांग अशुद्ध पदार्थ में हम बोले थे किसी भी अनुपात में मिला देंगे, इसका दूसरा नाम है मिश्रण। मिश्रण को दो तरह से बांटे, समांग मिश्रण या विषमांग मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ को दो तरह से बांटे, समांग अशुद्ध पदार्थ या विषमांग अशुद्ध पदार्थ, कोई दिक्कत नहीं है। तो समांग किसको कहेंगे, जब हम दो या दो से अधिक पदार्थ को तो मिलाते हैं लेकिन उसका गुण में कोई परिवर्तन, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक ही तरह दिखाई देता। जैसे पानी में चीनी और नमक मिला है तो दिखाई कैसे देगा, पानी की तरह दिखाई देगा, तो समांग हो जाएगा। विषमांग में क्या हो जाएगा कि जो जितना चीज को हम मिलाएंगे तो सब कुछ दिखाई देगा। जैसे प्रसाद का हम एग्जाम्पल लिए थे, विसर्जन के दौरान जो प्रसाद मिलता है, ठीक है। तो जैसे इंके हो गया, बहुत सारी चीज से मिल के बना होगा कि समांग हो जाएगा, ठीक है। दूध भी हो गया, बहुत सारी चीज मिल के बना होता है, समांग हो जाएगा। विषमांग जो अलग अलग चीजों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो आज हमने ये पदार्थ का वर्गीकरण पूरा पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, पदार्थ का वर्गीकरण पूरा जाना। अब हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में सबको अलग अलग पढ़ेंगे, तत्व यौगिक सबको अलग अलग पढ़ेंगे। धीरे धीरे पूरा पदार्थ के बारे में हम लोग सीख जाएंगे। थैंक यू।